तो आपका मतलब है जिस घर पे जादू हुआ हो वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत हो तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसकी डेप्थ में मैं यूँ जाऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि जिस मैजिक क्योंकि एक नफसियाती अमल है और इस नफसियाती अमल से छुटकारे के लिए कुरान पाक की तिलावत को समझ के सुनना वो आपको निजात दिला देगा हर नफसियाती बीमारी से, क्योंकि इसमें शिफा है, बीमारी की शिफा भी है। और ये बीमारी की शिफा इसी सूरत में है कि आप इसको जब समझते हैं तो आपकी बहुत सारी नफसियाती उलझनें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये ला रैबा फ़ी है, इसमें कोई रैब नहीं है, शक नहीं है। इसमें जो असूल बताए जाते हैं ज़िंदगी गुजारने के, क्योंकि ये ज़ाब्ता हयात है, तो इसको सिर्फ़ आप अरबी में टेप रिकॉर्डर में या किसी मोबाइल में लगा के सुनने की बजाय, वो ठीक है अपनी जगह पे इसका सवाब होगा, लेकिन इसको अगर हम सुनने के साथ साथ इसको समझेंगे, क्योंकि ये कोड ऑफ लाइफ है, तो ज़िंदगी के जो कोड्स हैं इसमें जब कोई बंदा समझ जाएगा तो उसके लिए तो आसानी है। उसके लिए जितनी नफसियाती प्रॉब्लम्स पीछे आ रही हैं वो सारी रिज़ॉल्व होंगी, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इस्लाम कुरान है। ये वाहिद ऐसा ज़रिया है जिससे हम ज़िंदगी अपनी इस्लामी तरीके से गुजार सकते हैं, तो ये रेमेडी है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि हम अगर कोई बकरा को मैजिक की सेंस में समझ के करेंगे तो हमारी जो इल्यूजन है वो रियलिटी में जाएंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं अपने साथ, ठीक है। हाँ, या हमें समझ आएगी कि एक्चुअल में है क्या, और जब हमें समझ आ जाएगी तो मैजिक वाला सीन ही खत्म हो जाएगा। आपके कहने का सिंपल ये मतलब डेफिनेटली जो भी देखें इसमें कुरान पाक में सोसाइटी बिहेवियर के बारे में काफ़ी बात हुई है। जैसे एक सूरह बकरा की आयत है कि सुमुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजऊन, अंधे बहरे गूंगे। हालांकि वो अंधे बहरे गूंगे नहीं थे, वो एक सोसाइटी का बिहेवियर बताया गया वहाँ पे कि वो मुनाफकत करते थे, कि इधर आके कहते थे कि हम आपके साथ हैं और उधर जाके कह रहे थे हम तो बस महज मजाक कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें अल्लाह की इस किताब में बड़े इन डेप्थ ये चीज़ें बताई गई हैं बड़े तफसील से, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि मैंने मक्खी मच्छर की तमसील देते हुए भी हम नहीं मतलब रुकते, उसकी भी देते हैं, छोटी से छोटी चीज़ की मिसाल। तो इसी तरह से जो हमारा बिहेवियर है आपस में इंसानों का एक माशरे में रहते हुए, उसके बारे में काफ़ी तफसीलात हैं। जब हम इन तफसीलात की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, और अगर करती हैं तो ये नफसियाती तौर पे करती हैं। और आखिर में मैं मैजिक की इतना बड़ी एक सादा सी तारीफ़ करूँगा। मेरा इत्तफ़ाक हुआ, डॉक्टर फॉस्टस एक किताब है जो एम ए इंग्लिश में हमारे दौर में लगी हुई थी, तो वो मैंने पढ़ी, तो उसमें ये मैजिक का ही था। उसने बहुत सारे अलूम हासिल किए, तकरीबन दुनिया के सारे इल्म हासिल किए, तो उसको ख़्याल आया कि मैंने इतना ज़्यादा जान लिया है तो क्यों ना मैं मैजिक के बारे में भी जानूँ। तो वो जब उसमें एक कैरेक्टर बनाया होता है फ़र्ज़ी, लूसीफ़र, ये वो शैतान का और ये वो, तो वो जब इन डेप्थ जाता है तो मुख्तसरन ये है कि वो आखिर पे एक लफ्ज़ बोलता है। लूसीफ़र जो है ना वो आखिर में सारा इल्म हासिल करने के बाद जो मैजिक पे जो इल्म हासिल करता है, तो उसमें कहता है कि मैजिक की जो तारीफ़ करता है वो है, पहला सवाल करता है कि व्हाट इज़ मैजिक। उसका जवाब देता है कि व्हाट यू डोंट नो दैट इज़ मैजिक। मतलब जो आप नहीं जानते वो जादू है। किसी चीज़ का अगर आपको इल्म है, जैसे इल्यूजन है, इल्यूजन उसके लिए है जो उस इल्यूजन का जानता नहीं है। जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है उसके लिए वो इल्यूजन नहीं है, उसके लिए नॉलेज है। ऐसा ही है ना, मतलब मैं अगर अपने हाथ से या अंदर से शर्ट से कबूतर निकालता हूँ तो मुझे तो पता है कि मेरे शर्ट में या मेरे हैट में या मेरी किसी चीज़ में वो चीज़ मौजूद है, लेकिन दूसरे को, जो देखने वाले को इल्यूजन होना है, उसके लिए इल्यूजन है, मेरे लिए नहीं। तो व्हाट यू डोंट नो दैट इज़ मैजिक। ठीक है, इसी तरह से जो नफसियाती मामलात है, जिसने इल्म नफसियात नहीं पढ़ा उसके लिए तो वो मैजिक या कोई अमल या कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है, लेकिन जिन्होंने इल्म नफसियात पढ़ लिया उनके लिए जादू नहीं है, उनके लिए वो नॉलेज है कि अगर ऐसा काम किया जाए तो दूसरे बंदे पे ये इफ़ेक्ट आएगा।
मतलब जैसे मैं कोई, पहले भी मिसाल दी है कि मैं कोई आपको बुरी बात करूँगा तो आपका इफ़ेक्ट या रिएक्ट जो आप करेंगे वो बुरा करेंगे। ये सारा मामला है इसमें। मैजिक नफ्सियात का मामला है सारा, नफ्सियाती अमाल हैं सारे जो एक दूसरे के साथ हम सोसाइटी में करते हैं। और मज़ाहिर कुदरत को देखकर जब इंसान किसी चीज़ को नहीं समझ पाता था तब भी यही सूरत हाल थी। तब वो बिजली के कड़कने को भी मैजिक समझता था, बारिश को भी मैजिक समझता था पुराना इंसान। आज इन हकीकतों से पर्दा उठ चुका है और पता चल गया है कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आज इनको इंसान जो है ना वो जादू नहीं समझता, ये मैजिक नहीं समझता। पुराने दौर में जो लोग बताते थे कि मौसम की तब्दीली कैसे होनी है और किन दिनों में और कब तक बारिश होनी है या किन दिनों में गर्मी आनी है या सर्दी आनी है, उन लोगों को मैजिशियन समझा जाता था। आज ये बताने वाला एक महकमा है, एक इल्म है, एक इदारा है पूरा, उनको मैजिशियन नहीं समझा जाता। ये पुराने और नए दौर में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी इस पे बात जारी रहेगी। इसमें मेरा एक क्वेश्चन आया था माइंड में कि कुछ इस्लाम में कुछ मोतियों से एक कॉन्सेप्ट निकला हुआ है कि कुछ लोग जिन्नात को अपने काबू में करके उनके साथ मतलब कनेक्ट होके फिर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ अमल करवाते हैं। ये जिन्नात वाला मौजू अलग कर लेते हैं। मतलब इसके कनेक्ट हो रहे हैं वैसे कि मैजिक से ही कनेक्ट है। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि जिन्नात जो हैं, उनके जरिए मैजिक। अच्छा ये बात तो 100% है तय कि जिन्नात मौजूद है। कुरान भी कहता है कि जिन्नात हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिन्नात की क्या उनकी बॉडी फिज़िक है, फ़िज़िकली कैसे हैं, उनका दायरा इख्तियार क्या है, वो करते क्या हैं, बस ये बताया आग से हैं। लेकिन उनका ये नहीं बताया हुआ कि वो करते क्या हैं और कैसे किस तरीके से चले। अगर आप खालिस कुरानी तौर पे आप इसको देखें तो अच्छा, अब ये जो उनके करने कराने वाली बात है, ये बात समझ से बाहर है। वो उनसे करवाते हैं। हाँ ठीक है, ये समझ से बाहर है। उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि अच्छे बुरे भी हैं, सब कुछ है, ओके। और अगर कुरानी हवाले से देखें तो इसमें ये आता है कि ए जिन्नो इंस, यानी कई जगह पे दोनों को पुकारा गया। इसका मतलब है कुरान के जितने मामलात हैं वो इंसानों और जिन्नों दोनों पे एप्लीकेबल है। एक तो ये पॉइंट रेज होता है, सपोज़ वो तलाक़ का मामला है, कोई और झगड़ा किसास है या उसमें जायदाद का मामला है, तो इसका मतलब है वो जिन्नात पे भी आएगा। लेकिन जिन्नात की कौन सी जायदाद और किस तरह की वो हमें नहीं मालूम। कुरान में इसे इतना क्लियरली नहीं बताया। अच्छा, जो लोगों के ज़हनों में है ना कि जिन वो ऐसे सींगों वाला होगा, बुरी सी शक्ल होगी, बड़ा कद होगा, वो वाला तो सिर्फ़ अलिफ लैला की कहानियों में मिलेगा आपको, वो इमेजिनेशन है। और ये पुराने दौर में भी यही इमेजिनेशन थी बाकी मज़ाहिब की, लेकिन कुरान ने इसकी कोई इमेजिनेशन नहीं दी। हाँ, कुछ ज़िक्र है इस तरीके से, अच्छे बुरे हैं जो भी उनके मामलात हैं, लेकिन आग से बने हुए हैं, गुस्से वाले हैं, मगरूर हैं, ताकतवर हैं, ये कंसेप्ट्स वो जिन्नात के बारे में। लेकिन उनके बारे में ये सोचना कि आउट ऑफ कुरान जाके कि वो इस तरह के बदशक्ल होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ठीक है, हो सकता है उनके अमाल बुरे हों तो वो बदशक्ल तमसीलाती तौर पे तो समझ आती है, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर शक्ल नहीं बताई गई। अब वैसे अज़राह मज़ाक एक बात है कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मुझे जो जिन्नात है ना, कोई एक जिन अदालत में खड़े होके साबित कर दे, दिखाए भी ना कि मेरे पास जिन है, मैं उससे ये करवा सकता हूँ, मुझे करवा के दिखा दे। वो कहता है मेरे पास 2 लाख रुपया अलहदा पड़ा हुआ है, मैं उसको इनाम दे दूँगा, खाना भी दूंगा सब लोगों को उधर बैठे हुए, बस अदालत में साबित कर दे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बंदा अदालत में खड़ा होके कानून शहादत के मुताबिक वो काम ऐसा करवाए, मतलब वो सारे सबूत दे कि मैं जिन्नात से किसी के लिए अच्छा या बुरा करवा सकता हूँ। बात वही आ जाती है मैजिक वाली कि अगर वो अच्छा बुरा करवा सकता है तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, कराची में, थर में या अफ्रीका में, तो वहाँ जाके उनकी वो खिदमत करवा दें उन लोगों की। हम नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव ही सोचते हैं। दुनिया में बहुत सारे ज़मीन पे प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान फंसे हुए हैं कहीं पे, तो वो हेलीकॉप्टर की बजाय या किसी चीज़ की बजाय जिनको भेजे
कि जो भी सारी दुनिया में इस तरह से जो जो काम है आप करो, वो अपने बस में रख के, और हमारे जैसे लोगों को डराने के लिए क्यों रखा हुआ है उसने जिन? उससे अच्छे काम ले, तभी उसकी वो ज़िंदगी संवरेगी ना, उस आदमी की भी जिसने जिन्नात रखे हैं। यहाँ पे उसको बड़ा वो बना देते हैं कि ये पता नहीं ये क्या मखलूक है, और हम आप वो असल में वो ताकत दिखाना चाहते हैं अपनी, आपको मगलूब करते हैं नफसियाती तौर पे। अगर आप पॉजिटिवली देखें तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो अगर उनके पास है ना तो ओके, दैट्स फाइन, उनसे अच्छे काम ले लें। अगर सो कॉल्ड बाबा वगैरह जो होते हैं वो अक्सर एक एक फैक्टर में रहता है, वो गंदे रहते हैं, तो उनके रहने की वजह से उनके साथ कनेक्शन उनका कोई बस ऐसे ही बातें ही ना। आपको मतलब है कि कुछ लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लोग डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद ठीक नहीं होते, ठीक है, और उनका वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि यार अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ओके, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक वक्त था जब मिर्गी के दौरे का इलाज नहीं था, तो लोग जूता सूंघाते थे, एक मिथ थी। हालांकि जूता सूंघाने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ी देर बाद वो खुद ही स्टेबल या सेटल कर लेता था। या समझ लें कि कई ऐसी बीमारियां हैं नफसियाती, जैसे शिज़ोफ्रेनिया, आपने सुना होगा। शिज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि कोई भी इंसान खुद ही अपने अंदर ही अंदर खुद कलामी करता रहता है। मतलब आपने कई दफ़ा देखा होगा कुछ लोगों को कि वो खुद से बातें करते हैं। वो एक लाइटर सा इफ़ेक्ट होता है शिज़ोफ्रेनिया का। मतलब बैठा बैठा को नहाते हुए या बैठे हुए खुद ही बात कर रहा होगा अपने आप से। तो वो एक बीमारी है, वो कोई जादू नहीं किया होता किसी ने, जिसका वो लाइटर सा मोड तकरीबन हर शख्स पे कभी ना कभी आता है, अटैक लाइटर सा। आपने भी कभी खुद से बात की होगी, कभी हो जाता है चांस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शिज़ोफ्रेनिया आपको। उसी को अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं, उसी को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं ना, उसी बीमारी को, खुद कलामी को, जो दूसरों की परवाह ही नहीं करता जब, तो वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होता है। इसी तरह से एक बाइपोलर डिजीज़ है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसमें ये होता है कि वो इंसान जिसको ये बीमारी होती है, वो दो पोल्स पे खड़ा होता है, एक हायर और एक लोअर। वो जैसे समझ लें कि उसका दिमाग एक बंदर की तरह होता है, दो पोल लगे हुए, एक नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक ऊपर की तरफ। वो कभी बंदर जंप करता है नीचे वाले पे और कभी ऊपर वाले पे। उसके मूड स्विंग्स इस तरह से होते हैं कि वो यूँ समझ लें कि अभी वो आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें और आइडियाज़ शेयर कर रहेगा, कि अगर मुल्क के बारे में शुरू हुआ है तो मुल्क के बारे में बड़ी बातें करेगा और बड़े आइडियाज़ अच्छे देगा, वाकई अच्छे देगा। आपको अगर अपने बिज़नेस के बारे में देगा तो बहुत बड़े आइडियाज़ देना शुरू कर देगा, और थोड़े ही देर बाद वो एपिसोड चेंज होगा। उसका जो बड़ी बातें करने वाला वो डाउन साइड पे चला जाएगा। ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, इसमें रहने का फ़ायदा ही क्यों नहीं है, जीने का फ़ायदा ही क्यों नहीं है, ऐसे ये दौलत किसी काम की नहीं है। मतलब एक जगह पे वो बता रहा है कि ये आइडियाज़ हैं, मैं ये कर दूंगा और ये हो सकता है, और दूसरे ही लम्हे में 2-4 मिनट 10 मिनट का एपिसोड होगा उसका वो वाला, और 2-4 मिनट का, बल्कि ये लंबा होता है, जो डिप्रेसिव मोड होता है ना उसका लंबा होता है। बात करने का मतलब ये है कि ये बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो नफसियाती बीमारियाँ हैं, जिनको पहले जादू समझा जाता था और लोगों की पिटाई की जाती थी, या उनको तवीज़ दिए जाते थे, या कुछ उन पे पढ़ा जाता था कि ये ठीक हो जाए। हालांकि वो उनके पढ़ने की वजह से ठीक नहीं होते थे, उनका एक पीरियड होता था, एपिसोड का एक टाइम होता था कि इतनी देर के लिए ये होना है इसको। आज भी वही लोग हैं, वही इंसान हैं, उनको वही डिजीज़ हैं और उनका दवाइयों से इलाज हो रहा है। वो उनको रोका जा रहा है उन अटैक्स को या एपिसोड्स को, तो या फिर उनका वो मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। तो ये पुराने दौर में इसको जादू समझा जाता था, आजकल वो डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, जिनको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, ये सारा वही बात कि जब तक इंसान ने इल्म नफ्सियात को नहीं पढ़ा था, ये इसको एक अलग पोर्शन नहीं दिया था, तब तक इंसान हर चीज़ को जादू ही समझ रहा था। अच्छा, ये तो हो गया साइकोलॉजिकल, हमने इसको समझा। अगर मैं इसको फिजिकली बॉडी के किसी पार्ट में इम्प्लीमेंट करके चीज़ यस, ये बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम साइकोलॉजिकली किसी चीज़ से डिप्रेस होते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टमक इफ़ेक्ट होता है, ये ज़हन में रख लें।
जब आप देख लें, आप एंग्जाइटी में हो या परेशानी में हो, तो आपका मैदा काम करना छोड़ देगा, क्योंकि जब आप डर में मुब्तला होते हैं किसी भी चीज़ के, तो आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली एक डिफेंसिव सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, जो सारी चीज़ों को सप्लाई स्लो कर देता है। यानी वो समझता है कि मुझे ख़तरा है कोई, और मैं अंदर डिपॉज़िट रखूँ चीज़ें, जो प्रोटीन्स हैं या जो भी मेरे काम की चीज़ें, उनको डिपॉज़िट कर लूँ, शायद मुझे बाहर से नहीं मिलेंगी चीज़ें कोई, जब डिफेंसिव मोड में होता है। जैसे आप मोबाइल में भी देखते हैं कि जब बैटरी की चार्जिंग कम मिलती है रहती है, 20% पे जाके वो लो पावर मोड में आ जाता है। और आप कभी उसको नोटिस करें कि मोबाइल जब 20% से ऊपर होगा तो उसकी स्पीड अच्छी होगी, जब 20% से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। अगर स्पीड स्लो नहीं होगी तो उसके बैकग्राउंड जो रिफ़्रेश रेट है वो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी जो मेल आनी है आपको या मैसेजेस आने हैं वो बंद कर देता है। यानी ये डिफेंसिव मोड है या लो पावर मोड है, जो जैसे इन्होंने किसी डिवाइस में ये डिप्लॉय किए हैं, इसी तरह से ये हमारे इंसानी जिस्म के अंदर भी डिप्लॉयड है। ये वाले मोड्स नेचुरली कुदरत ने भी रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टार्ट में दी थी क्वेश्चन के कि फॉर एग्जांपल किसी को बैक बोन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसका बेड भी करवाता है, उसकी मेडिसिन भी लेता है प्रॉपर, और फिर भी उसको वो पेन मतलब ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारी समझ से बाहर बात है। हाँ, अभी तक बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका मेडिकल साइंस ने डायग्नोज नहीं किया। बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि ये जो सर दर्द है ना, इसका आज तक नहीं डायग्नोज हो सका कि ये होती किस वजह से है। इसकी मेडिसिन ज़रूर दे देते हैं वो, लेकिन आपको वो बता नहीं सकते कि ये किस वजह से। अभी इंसान ने बहुत तरक्की करनी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन पे काबू पाना, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम काबू पाया जा सकेगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये किसी एक फ़र्द के ख़ास किसी अमल की वजह से ये कोई ख़ास असरअंदाज़ी हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको ये तोहमत परस्ती समझना ये गलत है, ये तो साइंटिफिक है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि किसी पुतले में अपनी हाँ, वो इसी तरीके से इन बीमारियों को वो लोग पुतले के साथ जोड़ते हैं, कभी किसी जानवर के सर के साथ जोड़ते हैं, कभी किसी के वो कुछ पढ़ने पढ़ाने पे जोड़ते हैं कि इसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। ये अपनी अजम्पशंस है लोगों की, इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन की बजाय इसके लिए लफ्ज़ होता है कि हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं जैसे वो रियल में है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए ना, अगर मुझे हेलुसिनेशन हो गया ना आपका, तो आप इन रियलिटी मुझे लगेंगे कि मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैंने बातें भी की होंगी। आप कहेंगे मैं तो इधर आया ही नहीं। ये भी एक बीमारी है, और ये नफसियाती बीमारी है। ये भी ख़ास हालात में, यानी ये पैदा हो जाती है हालात की वजह से। इसकी भी एक एपिसोड है, इसकी एपिसोड है, जैसे आपने आगे बात की कि एक बंदा रहता है, एपिसोड है, इसकी एपिसोड है। नहीं, ये नहीं होता। इसका मोड ऑफ एक्शन हो रहा है कोई, इसका वो बाइपोलर की तरह नहीं है, इसका चेंज है। मतलब इसकी फिर तफसील आगे आ जाएगी। ये चलें आपको ये भी साथ में बता देता हूँ। ये होता यूँ है कि जब आप किसी शिप में जा रहे हैं, तो शिप डूब गया और आपने किसी कश्ती या तख्ते का सहारा लेके आपने सबसे पहले अपनी जान बचाएंगे। सबसे पहले जान बचाना फ़र्ज़ है, बेसिकली है ही जान बचाना फ़र्ज़ सारा ही। फिर जब आप किसी तख्ते पे एक दिन तक उस समंदर पे तैर रहे हैं और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, तो दूसरा एक्शन आपका ये होगा कि मुझे भूख लग गई है, अब मैंने कुछ खाना है, क्योंकि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब अब भूख इतनी सीवियर हो जाएगी, इतनी शिद्दत इख्तियार कर देगी, तो फिर आपके जहन में फ्रूट्स खाना इस तरह की चीज़ें आएंगी। जब इस तरह की चीज़ें आएंगी, क्योंकि दिमाग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो वो आपके सामने समंदर में आपके इमेजिनेशन में हेलुसिनेट करेगा। वो आपको सचमुच के दरख्त नज़र आने लगेंगे, आपका ये थॉट्स क्रिएट करेगा। और आप जो समंदर में फिर डूबेंगे, वो आप उस फ्रूट जो आपका इमेजिनेशन बना है ना, कि आपके सामने बाग है और आप एक बाग के आगे हाथ बढ़ा के वो सेब तोड़ने लगे हैं, तो आपके हाथ में नहीं आ रहा, कश्ती में ऐसे कश्ती भी झूल रही है और वो दरख्त भी झूल रहा है, और उसको आगे बढ़ के पकड़ते हुए आप समंदर में डूबेंगे। ये हेलुसिनेशन होता है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये ख़ास हालात में होता है। इसी तरह से जब आप इस ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें आपकी इतनी शिद्दत से आप पसंद करते हैं या बड़ी चाहत होती है आपको, उसमें इतना गर्क हो जाएंगे कि आपका ब्रेन जो है ना, वो ऐसा माइंडसेट बनाएगा आपका
कि आपको वो चीज़ें सचमुच में दिखाएगा और आप लोगों से लड़ेंगे कि मैंने तो ये चीज़ें सचमुच देखी हैं, तो लोग कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो डिसऑर्डर है, जिसमें हेलुसिनेशन होती है। जैसे ये रेगिस्तान में उनको पानी का शराब नज़र आता है, जो भी है मामला, उसको पानी नहीं, वो तो है फिज़िकली भी एक लाइट एमिट होती है ना रेत की, तो वो लग रहा होता है कि वो जैसे पानी है दूर कहीं। इसमें ये कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होता। नहीं, ये ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें तो फिज़िकली वो लग रहा है। इसमें फिज़िकली कोई चीज़ लग नहीं होती, क्रिएट हो जाती है, मतलब दिमाग में होती है, और आँख भी उसको वैसा दिखाना शुरू कर देती है, प्रोजेक्ट कर देती है। आउटर वर्ल्ड में नहीं होता। रेगिस्तान वाली मिसाल आउटर वर्ल्ड में है फिज़िकली, लेकिन इसमें आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं होता। जैसे जवान आदमी, जो जवान लोग होते हैं, वो किसी महबूबा के इश्क में बीमार हो जाते हैं, यानी गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो उसकी महबूबा को किसी बात का पता तक नहीं होता, और वो अपने जहन में सारे वादे, ये सारी बातें और अहद व पैमा बनाए बैठे होते हैं कि वो तो मुझसे बड़ा ही चाहती है, ये वो खुद से क्रिएट कर लिया होता है, और वो पागलपन का शिकार हो जाता है, उनको हेलुसिनेशन वो हो जाता है इस तरीके से। ये भी इसकी ये मिसाल है कि सेकंड जो दूसरा पर्सन है उसने कुछ भी नहीं कहा, और ख़ुद उन्होंने इमेजिनेट किया हुआ सारा कुछ, एज्यूम किया हुआ, दैट्स हेलुसिनेशन।